हम्म। फर्स्ट है ना? फर्स्ट क्लास है। चले बेटा ध्यान दें। फर्स्ट क्लास किस किस बच्चे की बेटा आज फर्स्ट क्लास? फर्स्ट और किसकी फर्स्ट? आपकी भी फर्स्ट क्लास है बेटा। चले लिखें बेटा कॉपीज में। हमने लास्ट क्लास में बेटा कॉर्पोरेट अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम एफएम का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। एफएम लिखें, इंट्रोडक्शन टू एफएम, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लास्ट क्लास में हमने कॉर्पोरेट का इंट्रोडक्शन लिया था, ये एफएम का है। लिखें हरी अप। करा? ध्यान दें थोड़ा सा एफएम को पढ़ने से पहले, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके सिलेबस में क्यों डाला गया इसके ऊपर कुछ बात करते हैं कि इसकी नेसेसिटी क्या है, ज़रूरी क्या है। ठीक है? जो हम जितनी चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे ये ना बेटा सब प्रैक्टिकल है, कुछ भी थ्योरी नहीं है यहाँ पे। आप कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ोगे जो आपको लग के ये लगना चाहिए कि ये हम रट रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएंगी। पीछे बेटा बातें बाद में, इधर सामने ध्यान दे, बातें बाद में। एक सिंपल सा कंसर्न है, थोड़ा ध्यान से सुनना। मान लो इस पूरे वर्ल्ड के, मैं कंट्री की भी बात नहीं कर रहा, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर हमें सारे के सारे जितने भी रिच एंड वेल्दी पीपल हैं, इस दुनिया के जितने भी रिच एंड वेल्दी पीपल हैं, मैं अपने सिलेबस में कहीं भी रिच वर्ड नहीं बोलूंगा। ये थोड़ा मुझे वर्ड एज कंपेयर टू वेल्दी वर्ड थोड़ा अजीब लगता है, तो वी विल टॉक अबाउट वेल्दी। वेन एवर वी विल से वेल्दी, आप समझ जाना कि मैं अमीर लोगों की बातों कर रहा हूँ। तो इस दुनिया के जितने भी रिच और वेल्दी लोग हैं, एक बारी को इमेजिन करो कि मैंने उनकी सारी की सारी वेल्थ उठाई, और इस दुनिया के जितने भी पुअर पीपल हैं, अब अगेन पुअर पीपल इज नॉट अ गुड वर्ड, तो हम यहाँ पे वर्ड बोल रहे हैं कि जो पॉवर्टी लाइन के अंदर लोग आते हैं हमने उनको दे दिया। मतलब हमने सारा का सारा पैसा जिन लोगों के पास दुनिया में है वहां से उठा के इस पॉवर्टी को खत्म करने के लिए उन लोगों में जाके बांट दिया। जानते हो, विद इन 2 to 3 years ये सारा का सारा पैसा यहां से दोबारा इनके पास वापस आ जाएगा। ऐसा क्यों? इसका एक रीजन है। पैसा रखना एक बात है और पैसे को मैनेज करना एक कंप्लीटली दूसरी बात है। वेल्दी पीपल आर नॉट वेल्दी बिकॉज दे पोजेस सो मच कैश। वेल्दी पीपल आर वेल्दी बिकॉज ऑफ दिस, देयर माइंडसेट। अगर आज उनके हाथ से सारा पैसा निकाल के कहीं और भी रख दिया गया तो भी इकोनॉमी में 2 या 3 साल बाद सारा पैसा लौट के उनके पास आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपके पास पैसा कितना है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास स्किल कितने हैं उस पैसे को मैनेज करने के लिए। देयर आर endless number of case studies. Just go through Google and research about the case studies. Who are the people that have gone bankrupt after possessing so much money? ऐसा बहुत बार होता है कि किसी आदमी के पास विंडफॉल गेन में बहुत सारा पैसा आ जाता है, अब उसको बेचारे को मैनेज करना नहीं आता, तो आफ्टर फ्यू इयर्स वो बैंकरप्ट हो जाता है। लेकिन अगर उसको मैनेज करना आता, तो वंस अ पर्सन बिकम्स वेल्दी, हिज जनरेशंस बिकम्स वेल्दियर। होना ये चाहिए कि अगर आप एक बार वेल्दी इंसान बन गए तो आपके आने वाली जो जनरेशन है वो भी वेल्दी होनी चाहिए, बट हो उल्टा रहा होता है। इसीलिए आपके सिलेबस में एक टॉपिक डाला गया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस मतलब पैसा, मैनेजमेंट मतलब कैसे मैनेज करें। लेट्स सपोज आज मैं आपको एक ऑप्शन दूं कि मैं आने वाले हर महीने आपको 20-20 हज़ार रुपए दूंगा हर महीने, या फिर मैं आज की डेट में आपको सीधा सीधा 1 करोड़ रुपए दे दूंगा। दो ऑप्शन है आपके पास, हर महीने जब तक आप जिंदा हो मैं आपको 20-20 हज़ार रुपए दूंगा, या फिर आज की डेट में मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे दूंगा। तो ये दो ऑप्शंस में आपको पैसा तो मिल ही रहा है, बस एक में आपको लमसम मिल रहा है और एक में आपको हर महीने मिलेगा।
दोनों में से बेहतर कौन सा है, इसको कैसे डिसाइड करें, कैसे जज करें, ये सब बातें यहाँ पे बताई जाएगी। अब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, लेट्स से कि आप मेरी कंपनी में इंटरव्यू देने आए, मैंने कहा भाई साहब ऐसा है कि मैं आपको 65,000 सैलरी जो है हर मंथ दूंगा। आपने मेरा इंटरव्यू देने के बाद जस्ट किसी और कंपनी में आप गए, उन्होंने आपको बोला कि हम तो आपको सिर्फ 58,000 देंगे। बस ये दो फैक्टर उन्होंने आपको बताया। अब ऐसे देखने में तो मेरी कंपनी आपको ज़्यादा बेहतर लग रही होगी, लेकिन इनके अलावा भी बहुत फैक्टर्स होते हैं। हो सकता है 65,000 के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ 9 to 5 जॉब करनी होगी, हो सकता है 58 के लिए वो बोल रहा हूँ कि 11 to 5 जॉब करनी होगी। यानी वी शुडंट बी कंसीडरिंग ओनली अबाउट फाइनेंस, वी शुड बी कंसीडरिंग अबाउट फाइनेंस, वी शुड बी कंसीडरिंग अबाउट टाइम गिवन, कितना टाइम हम लोग दे रहे हैं, कितनी मेहनत हमारी लगेगी, कितना एफर्ट हमारा लगेगा, वो जरूरी है। मान लो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप यहाँ पे 9 to 5 काम करने के साथ साथ इधर 11 to 5 काम करके अपने 2 घंटे बचा सकते हो, 2 आवर आपने स्केप कर लिए, एंड उन 2 घंटे में आपने कोई फ्रीलांस एक्टिविटी पकड़ ली और वहां से ज्यादा पैसा निकाल लिया, तो अल्टीमेटली जितना पैसा आप यहां से बना रहे थे उससे ज्यादा पैसा आप यहां से बना लोगे। इसलिए डिसीजन मेकिंग के लिए आपके यहाँ पे ये टॉपिक दिया गया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका मेरे सिलेबस से कई ज्यादा ताल्लुक प्रैक्टिकल लाइफ से है। ये आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है, वंस यू विल बी रिसीविंग फंड्स, तो आप इस बिल्कुल मिराज में ना आ जाएं कि अब इस पैसे से हमें ये खर्चा करना है, ये करना है, ये करना है, क्योंकि एट द सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो पैसा खत्म हो जाएगा। तो आपको कैसे पैसे को मैनेज करके पैसे से एक वेल्थ क्रिएट करनी है, ये सारा टॉपिक उसके ऊपर है। ओके, लिखेंगे अपने पास, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत सुंदर किताब है इसके ऊपर, आपने नाम सुना होगा नेपोलियन हिल की, सुना है? द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, बुक का नाम सुना है ये? घर पे ये किताब मंगवा लो एंड जस्ट हैव अ लुक टुवर्ड्स इट, दिन में 2 पेज 3 पेज इस किताब के पढ़ो। बेटा हमारे सिलेबस में जितनी भी बुक्स हैं अनफॉर्चुनेटली हमें वो प्रैक्टिकल लाइफ नहीं सिखाती, ये सिर्फ हमें एग्जाम देना सिखा रही है। तो जो असली ज्ञान मिलेगा वो बाहर की किताबों से ही मिलेगा, और वो कोई तुम्हें पढ़ने के लिए बोलेगा नहीं, तुम्हें खुद ढूंढ के पढ़ना पड़ेगा। यही डिफरेंस है एडुकेशन इम्पार्ट करने में और एडुकेशन को सर्च करने में। आज से बहुत साल पहले क्या होता था, ये कोलंबस, वास्को दी गामा, आपने नाम सुना होगा, ये लोग ना एक्सप्लोरिंग करने के लिए निकलते थे, अपने जहाज लेके निकल जाते थे कि देखते हैं दुनिया है कैसी। ऐसी जहाज में निकल गए हैं, कहीं इनको कोई टापू मिला तो इनको समझ में आता था कि अच्छा दुनिया ऐसी रही होगी। उस टाइम पे ये लोग क्या करते थे, एक बॉटल में अपना कुछ भी संदेश, कुछ भी चिट्ठी डाल के वो बॉटल में फेंकते थे और बॉटल समुद्र में डाल देते थे। देखा होगा आपने, पुराने जो कार्टून्स आते थे, पुरानी जो मूवीज आती थी, उसमें ऐसा होता था। वो इसको ये सोच के थ्रो आउट करते थे कि कभी ना कभी किसी ना किसी आदमी के पास ये पहुंचेगा, वो बॉटल खोल के वो चिट्ठी निकालेगा और उसको राज पता चल जाएगा, वो एडुकेशन पता चल जाएगी। पुराने टाइम पे ये होता था। आज की टाइम पे हमारे पास कोई एडुकेशन होती है तो हम उसको समुंदर में जाके नहीं फेंकते, हम उसको टेड टॉक पे आगे बताते हैं, हम उसको यूट्यूब पे आके बताते हैं, हम उसके लिए ब्लॉग्स लिखते हैं, हम उसके लिए न्यूज़ लेटर्स लिखते हैं। इसका मतलब आप लोग जिस एज में हो वहां इंफॉर्मेशन बहुत इजीली मिल सकती है, बहुत इजीली। चैलेंज सिर्फ इतना है कि ढूंढना पड़ेगा। अगर आपके अंदर वो ढूंढने वाली कैपेसिटी नहीं है, फिर आप जितना मर्जी ये पढ़ लोगे, यू विल बी एट अ लेवल, यू विल बी अ CS, यू विल बी अ सर्टेन प्रोफेशनल, बट द लेवल ऑफ हैप्पीनेस विल बी स्टेगनेंट, वो स्टेगनेंट रहेगा। जब तक वो सर्च वाला माइंडसेट नहीं रहेगा तब तक मजा नहीं आने वाला। इसलिए ड्यूरिंग दी कोर्स अगर मैं आपको कोई बुक बता रहा हूं ना, कहीं ना लिख लेना, दीज आर अटमोस्ट रिकमेंडेशंस, मतलब आपके दिमाग में ये होनी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अगर आप अच्छे से क्रैक करना चाहते हो, देयर इज वन बुक, रिच डैड एंड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी, वेरी 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 नाइस बुक, आप एक बार उसको पढ़ के देखो, आपको मजा आ जाएगा। एंड सेकंड इज साइंस ऑफ गेटिंग रिच। साइंस ऑफ गेटिंग रिच तो आपका माइंडसेट ही पूरा चेंज कर देगी, इतनी सुंदर किताब है। इस बुक का जो मैसेज है वो ये है कि अमीर होने के लिए पैसे की जरूरत नहीं, दिमाग की जरूरत है। जिसके पास दिमाग है, जिसके पास आंखों के बीच में ये हिस्सा है, वो अमीर बन सकता है। तो द पॉइंट इज दोनों दोनों उसके लिए बेहतर है। खैर अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, तो लिखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न्स विद, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न्स विद, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन सब चीजों से बात करता है, इन सब चीजों को डील करेगा। सबसे पहला, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे पहला मुद्दा यह है कि पैसा उठाया कहां से जाए, पैसे का बंदोबस्त कैसे किया जाए। जैसे मैं आज आपसे कहूं आज आपको पैसे की जरूरत है, तो आप पैसा उठाने के लिए बैंक से लोन भी ले सकते हो, आप पैसा उठाने के लिए शार्क टैंक में जाके शार्क से भी पैसा ले सकते हो, आप पैसा उठाने के लिए कहीं से भी पैसा अरेंज कर सकते हो, पर वो ऑप्शन कितने हैं,
जनरली सिलेबस में बता रहा हूं, सिलेबस में, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं, सिलेबस में जनरली पैसा उठाने के दो सोर्स होते हैं। एक डेट जो कि कर्जा है, और एक इक्विटी जो कर्जा नहीं है, इसका मतलब आप अपनी कंपनी की ओनरशिप दे रहे हो। जैसे शार्क टैंक में आपने देखा होगा, अगर शो आप देखते हो कि हमारा रेज है कि हम 5 करोड़ चाहते हैं विद 1% ऑफ इक्विटी रिटर्न, तो हम 1% इक्विटी आपको दे देंगे और बदले में 5% रिटर्न हम आपसे ले लेंगे। डेट का मतलब क्या होता है कि हम आपको कोई इक्विटी नहीं देंगे, हम आपसे बस कर्जा ले रहे हैं। तो पहला मुद्दा, पैसा कहां से रेज किया जाए, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ाया जाएगा। सेकंड, दूसरा, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। आपने पैसा उठा तो लिया, अब उसका क्या करना है, उसको डिप्लॉय कैसे करना है, ये भी आपको एफएम में पढ़ाया जाएगा। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स ये भी आपको एफएम सिखाएगा। लेट्स से यू गॉट सम अच्छी अमाउंट ऑफ मनी सडनली, अब उस अच्छी अमाउंट ऑफ मनी को मैं कहां रखूं। देखो आपके पास कितने सारे ऑप्शन है, जरा ऑप्शन दिमाग में खेलो। आप, हो सकता है कि पैसा सारा अपने घर पे रखो, आपको डर लगता है कहीं बैंक में डकैती ना हो जाए, तो आपने सारा पैसा घर पे रखा। आज से 10 साल बाद उस पैसे की वैल्यू गिर गई होगी, सोचो क्यों। जब आपने पैसा घर पे रखा है तो वो किसी तरह का इंटरेस्ट तो आपको कमा के देगा नहीं। मान लो यही पैसा, लेट से 1 करोड़ की वैल्यू है, आपने अगर हाउस में रखा, अपने घर में रखा, तो ये 10 साल बाद भी 1 करोड़ ही रहेगा। अगर आपने यही 1 करोड़ रुपया बैंक में रख दिया होता, मैं कह रहा हूं बैंक में बस रख दिया, एफडी भी नहीं करवाई, बस बैंक के खाते में रख दिया, तो भी बैंक के जो खाते हैं इसके ऊपर 5%, 6%, 7% रिटर्न दे देंगे। अगर 5% रिटर्न भी एक बेयर मिनिमम माने, तो 1 करोड़ का 5%, 5 लाख, ये 1 साल में मिल जाएगा। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट पे जाऊं तो 5 लाख इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा, 50 लाख। सिंपल इंटरेस्ट पे, प्रैक्टिकल लाइफ में सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता, प्रैक्टिकल लाइफ पे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। मतलब अगर 1 करोड़ को आपने 1 साल बाद 1 करोड़ 5 लाख रुपए बना दिया, तो अगली बार जो इंटरेस्ट है वो 1 करोड़ 5 लाख पे लगेगा, जो आपने इंटरेस्ट कमाया उसके ऊपर भी लगेगा। मान लो ये भी नहीं करा आपने, इस पैसे को उठा के, 1 करोड़ रुपए को उठा के कहीं बाहर किसी म्यूचुअल फंड में लगा दिया, ये आपको 15 से 16% रिटर्न इजीली दे देता है। इसका मतलब कि पैसा तो आ गया, पर अब पैसे का करूं क्या, उस पैसे को लगाना कहां पे चाहिए, ये भी एफएम का एक मुद्दा है, ये भी आपको सिखाया जाएगा। थर्ड, तीसरा, नो आइडलनेस ऑफ फंड्स। एफएम का एक ये भी मुद्दा है कि आपने जो पैसा उठा लिया वो आइडल नहीं पड़ा रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास किसी भी टाइम पे बहुत सारा पैसा एक साथ पड़ा और उसका आप कुछ कर ही नहीं रहे, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप ये कर रहे हो तो ये गलत कर रहे हो। ऐसा करने से मतलब आपको जो है आने वाले समय में जितना वेल्थ आपका जनरेट हो सकता था उतना नहीं जनरेट हो पाएगा। तो ये 3 बातें इसकी जरूरी है। एंड फोर्थ, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट करके लिखिएगा, टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। आपकी कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर हैं, आपको उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, ये भी एफएम का एक मुद्दा है। वेल्थ मैक्सिमाइज करने से मेरा मतलब ये है, मान लो आपकी कंपनी का एक शेयर होल्डर है, इसने आपकी कंपनी के 100 शेयर खरीदे हैं 1000 रुपए के भाव पे, तो इसका मतलब इसने आपकी कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए हैं। अब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जो इसकी ये लागत है, जो 1 लाख रुपए इसने लगाए हैं, ये किसी तरह से मैं वैल्यू को बढ़ाऊं। सोचो अगर तुम्हारे शेयर का मार्केट प्राइस 1000 से बढ़ के 1200 हो गया, तो इसकी लागत की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 शेयर इंटू 1200, यानी ये कितना हो जाएगा, 120। मतलब आपने इस शेयर होल्डर को 20,000 रुपए कमा कर दे दिए कि अब अगर ये अपने शेयर बेचेगा, तो लगाए इसने 1 लाख थे, पर ये रिसीव कितने कर लेगा, 120। तो ये भी एफएम का एक प्राइम मुद्दा है, और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यही है कि अगर कोई भी मेरा शेयर होल्डर है, मुझे उसकी वेल्थ को एक्सपेंड करना है, मुझे उसकी वेल्थ को बढ़ाना है। ओके, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट का ब्रांच है जिसमें ये 4 बातें डील होंगी। पहले, फंड कहां से उठाएं, दूसरा फंड कहां लगाएं, तीसरा कोई फंड खाली नहीं पड़ा रहना चाहिए, और अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। ओके, इन सबके साथ कुछ सब्सिडरी पॉइंट्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। जैसे फिफ्थ, सिक्योरिटी ऑफ फंड्स। आप पैसा अरेंज करने में, लगाने में इतने मगन मत हो जाना कि पैसे की सिक्योरिटी को ही कॉम्प्रोमाइज कर दो। तो पैसे की सिक्योरिटी भी आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए एक कोट है बहुत बढ़िया, वॉरेन बफे का। वॉरेन बफे आपने नाम सुना होगा, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन्स में आता है, एंड वर्ल्ड का सबसे जो बेस्ट इन्वेस्टर है वो वॉरेन बफे कहलाता है। तो वॉरेन बफे कहता है कि दुनिया टारगेट रखती है पैसा कमाने में, मैं टारगेट रखता हूं पहले पैसे को बचाने में और फिर उसको कमाने में। तो द पॉइंट इज कि आपने पैसे को लगाते टाइम ये भी ध्यान रखना है कि पैसा जीरो नहीं हो जाए।
मान लो पैसा अपनी वेल्थ ही लूज कर दे, अपनी पावर ही लूज कर दे, तो कमाओगे कैसे अपने पास? इसका मतलब पैसे को कहीं भी लगाने से पहले सिक्योरिटी दिमाग में होना बहुत जरूरी है। दीज आर दी पॉइंट्स दैट विल बी कंसर्न इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, आगे सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर नए कुछ टर्म्स आ रहे हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। टर्मिनोलॉजी अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देयर आर सर्टेन न्यू टर्म्स। बेटा आप यहां से लिखना शुरू कर लो। टर्मिनोलॉजी अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सबसे पहला, व्हेन आई से फाइनेंशियल, इट मींस रिलेटेड टू मनी। रिलेटेड टू मनी मतलब कैश नहीं, कैश, बैंक बैलेंस, इक्विटी, डेट, जहां जहां पैसा है वहां वहां हर चीज ये फाइनेंस की कंसीडर होगी। सेकेंड, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब डिसीजन मेकिंग। तो यहां पे जो मेजर पोर्शन आपको सिखाया जाएगा वो डिसीजन मेकिंग का सिखाया जाएगा कि कोई डिसीजन कैसे लिया जाए। व्हेन आई से फाइनेंस तो पैसे रिलेटेड मैटर्स, मैनेजमेंट मतलब डिसीजन मेकिंग, उनके डिसीजन कैसे लिए जाए। पैसा उठाए तो कहां से उठाएं, लगाए तो कहां लगाएं, पैसा अपने पास किसी को देना है तो किसको दें, लोन लेना है तो किससे लें, तो ये सब डिसीजन यहां पे लिए जाएंगे। थर्ड, थर्ड, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट इस पे लगा लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एफएम का ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जहां इसकी बात ना हो। हर चैप्टर में एफएम के इनकम स्टेटमेंट की बात जरूर होगी। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। क्या होता है इनकम स्टेटमेंट, इसको समझते हैं, ठीक है? 2 मिनट लिखना नहीं, 2 मिनट जरा समझने पे ध्यान लगाना। आपने आज तक सिर्फ इतना पढ़ा है कि अगर मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को हटा दूं तो प्रॉफिट आ जाता है। ये आपने बचपन में पढ़ा हुआ है। लेट्स से मैंने कोई चीज 125 की बेची थी 100 की, तो प्रॉफिट कितना कमा लिया? 25। कंपनी के टर्म्स में बेटा ये प्रॉफिट भी 5 प्रकार का होता है। क्या कह रहा हूं मैं? अभी तक आपने सिर्फ प्रॉफिट पढ़ा है, और अगर आप एक कॉर्पोरेट हो, आप एक कंपनी हो, तो ये प्रॉफिट के भी 5 टाइप्स हैं। एग्जाम्पल बताता हूं। जब आप शार्क टैंक में जाते हो तो सामने वाले लोग आपसे, जज ना, सबसे पहले सवाल पूछते हैं कि आपका ग्रॉस मार्जिन कितना है, फिर कहते हैं नेट मार्जिन कितना है, फिर कहते हैं इबिट्टा कितना है। इसका मतलब है कि वो अलग अलग किस्म के प्रॉफिट आपसे पूछ रहे हैं। तो वो अलग अलग किस्म के प्रॉफिट होते क्या है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो क्या होता है, इस प्रॉफिट के 5 टाइप्स हैं, और ये 5 टाइप सीक्वेंस में होते हैं। सबसे पहले आदमी सेल्स करता है, लिखना मत, सुनते चलना। सबसे पहले आदमी सेल्स करता है, और सेल्स में से अपनी वेरिएबल कॉस्ट को, वेरिएबल कॉस्ट आपने 12th में इको में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो इसका मतलब है वो खर्चा जो ज्यादा बेचने के लिए आपको करना पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल हो गया जैसे दुकान में सामान भरने की कॉस्ट हो गई। तो पहले आप वेरिएबल कॉस्ट हटाओगे, इससे आपका फर्स्ट प्रॉफिट निकल कर आता है जिसका नाम होता है कॉन्ट्रीब्यूशन। दिस इज नोन एज कॉन्ट्रीब्यूशन। आप में से बहुत सारे बच्चे इस पॉइंट पे एक डाउट फील कर रहे होंगे कि सर आपको वेरिएबल कॉस्ट से पहले तो फिक्स कॉस्ट देनी चाहिए, क्योंकि फिक्स कॉस्ट अगर आप नहीं दोगे तो उसका भार बढ़ता जाएगा, और आप फिर वेरिएबल कॉस्ट क्यों पहले पे कर रहे हो, आपको फिक्स कॉस्ट पहले देनी चाहिए। तो मैं आपके सामने एग्जांपल रख रहा हूं, आप खुद सोचना, थोड़ा प्रैक्टिकल दिमाग से सोचना। ये आपकी शॉप है, इस शॉप का किराया जो रेंट है वो 20,000 रुपए पर मंथ है। अब आप सेल करो या ना करो, रेंट तो देना ही पड़ेगा। मैं कहता हूं सेल तो बहुत दूर की बात है, आपने दुकान खोल ली और महीने के 30 दिन दुकान पे शटर बढ़ा के ताला लगा के रख दिया, तब भी मकान मालिक को रेंट तो देना ही पड़ेगा। क्योंकि मकान मालिक रेंट मांगने से पहले ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारी सेल कितनी हुई, वो तो कहेगा भाई मैंने तुम्हें अपनी जगह दे दी, अब तुम उसमें खाद डाल के सो जाओ या तुम उसमें धंधा करो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें मेरे को किराया देना पड़ेगा। लेट्स से आपने इस महीने, जो अभी महीना चल रहा है नवंबर, लेट्स से आपने सेल करी 50,000 की, ओके? और किस्मत की बात है आपने जो 50,000 की सेल करी उसमें आपने अपनी दुकान का पूरा माल बेच दिया, सारा माल। आज की डेट में आपकी दुकान एम्प्टी है, खाली पड़ी है। अब प्रैक्टिकल तरीके से सोचो, आज आपके पास 50,000 रुपए आपके जेब में पड़े हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, पहले मकान मालिक को रेंट भरोगे या पहले दुकान में माल भरोगे। सोचो, अगर मैं दुकान का रेंट पहले भर दूंगा तो मेरे पास माल भरने के लिए पैसे कम बचेंगे,
जब दुकान में माल ही कम होगा तो कस्टमर चल के कैसे आएगा? कस्टमर दुकान में चलने से पहले ना देखता है कि दुकान में माल कितना भरा हुआ है, दुकान में कितनी अपने पास हैवी स्टफ्स है, तब वो घुसता है दुकान में। मान लो तुम्हारी दुकान में सारे शोकेस जितने शोपीस हैं सबके सब खाली पड़े हैं अपने पास, कोई सामान नहीं रखा वहां पे, तो कस्टमर भी क्यों चल के आएगा? इसलिए धंधे के पर्सपेक्टिव से कभी भी फिक्स एक्सपेंस को पहले नहीं भरा जाता। धंधे के पर्सपेक्टिव से पहले कौन से एक्सपेंस भरे जाते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। तो आप जो भी आपकी सेल आएगी पहले उसमें से अपने वेरिएबल कॉस्ट को हटाओगे, फिर भी कुछ बच गया तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंट्रीब्यूशन, राइट। अब कंट्रीब्यूशन में से आप अपनी दूसरी कॉस्ट माइनस कर सकते हो जिसका नाम क्या है? फिक्स कॉस्ट। भाई देखो, अगर आप दुकान में माल नहीं भरोगे तो कस्टमर आएगा ही नहीं। पर अगर आप मकान मालिक को रेंट नहीं भरोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो आपको 1 महीने की मोहलत देगा, 10 दिन की मोहलत देगा, तब तक हो सकता है कि आप पैसा कहीं से अरेंज कर लो। तो फिक्स एक्सपेंस को अहमियत वेरिएबल एक्सपेंस से कम दी जाती है। पहले अहमियत किसको दी जाती है? वेरिएबल को, फिर किसको दिया जाएगा? फिक्स को। क्लियर? अब अगर हम इसमें फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर दें तो हमारा प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा ये सेकेंड लेवल ऑफ प्रॉफिट है, इसको बोलते हैं इबिट्टा, EBITD है। इसकी फुल फॉर्म बनाते हैं। इसकी फुल फॉर्म है ई मतलब अर्निंग्स, बी मतलब बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, डी मतलब है डेप्रीसिएशन, ए मतलब है अमोर्टाइजेशन। इसका मतलब यह है कि मैंने इस फिक्स कॉस्ट में सारे खर्चे माइनस कर दिए, सिर्फ कुछ खर्चे छोड़ के। मैंने इंटरेस्ट माइनस अभी तक नहीं करा है, मैंने टैक्स माइनस अभी तक नहीं करा है, और मैंने डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन माइनस नहीं करा है। मतलब मैं अपने धंधे के सारे खर्चे माइनस कर चुका हूं, सिर्फ 3 चीजें छोड़ के, एक इंटरेस्ट, एक टैक्स और एक साथ में क्या? डेप्रीसिएशन। तो पहले आप अपने बिजनेस की सारी सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हटाओगे, कंट्रीब्यूशन आएगा। फिर कंट्रीब्यूशन में से आप अपनी सारी फिक्स कॉस्ट हटाओगे एक्सेप्ट 3 फिक्स कॉस्ट नहीं हटानी। कौन कौन सी 3 फिक्स कॉस्ट नहीं हटानी? इंटरेस्ट, टैक्स और साथ में डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। क्यों नहीं हटाना? दिमाग लगाओ बेटा, इंटरेस्ट का खर्चा बिजनेस का खर्चा नहीं होता। इंटरेस्ट तो इसलिए देना पड़ रहा है कि तुमने कहीं से लोन लिया। टैक्स का खर्चा भी बिजनेस का खर्चा नहीं होता, टैक्स इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि तुमने कुछ कमाया है, तुम कुछ कमाओगे सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का खर्चा भी बिजनेस का खर्चा काउंट नहीं होता क्योंकि ये मशीन चलाने का खर्चा है, आप मशीन चला रहे हो उसके ऊपर ही अपने पास कुछ खर्चा आ रहा है। तो पहले मैं इन तीनों खर्चों को हटा के ये चेक करता हूं कि मैं बिजनेस से बना कितना रहा हूं। तो मैंने वेरिएबल कॉस्ट निकाल के इतना बनाया था, अब फिक्स कॉस्ट निकाल के मैंने इतना बनाया, इसे बोलते हैं एबिटा। मान लो किसी कंपनी का एबिटा ही नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो कंपनी ठीक से काम नहीं कर रही, क्योंकि अभी तो और भी खर्चे देने हैं, तो उसका पक्की पक्की बात है लॉस ही होगा। तो पहला प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन होता है, दूसरा प्रॉफिट इबिट्टा होता है। अब जैसे ही आपका इबिट्टा आ गया, इसमें सबसे पहले माइनस होगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। जैसे ही आपने डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन माइनस करा, आपका तीसरा लेवल ऑफ प्रॉफिट जो है वो निकल कर आ जाएगा। अब तीसरा लेवल ऑफ प्रॉफिट होगा, हिंदी बनाना, EBIT TDA में से ये DA चला गया, तो अब जो बच के आएगा वो क्या बच के आ जाएगा? EBIT। पहले क्या था? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, पर अब डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन चला गया, तो अब क्या बच के आ जाएगा? EBIT। EBIT को बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये आपके धंधे का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अब जब EBIT आ गया, EBIT में से और चले जाएगा आपका इंटरेस्ट। अब बताओ, अब EBIT में से इंटरेस्ट चला गया, तो अब क्या बच के आ जाएगा? जो यहां बच के आ जाएगा ये आएगा अगला टाइप ऑफ प्रॉफिट, इसे बोलते हैं EBT। हिंदी बनाना, EBT मतलब अर्निंग्स बिफोर टैक्स। आखिरी में जब सब कुछ आप कर दो तो लास्ट में जाके माइनस हो जाएगा आपका टैक्स। अब बताओ, अगर मैं अर्निंग बिफोर टैक्स से टैक्स घटा दूं तो अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल कर आ जाएगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स को हम लोग बोलते हैं, ये हमारा नेट प्रॉफिट है, ये मेरा नेट प्रॉफिट, मतलब बिजनेस से मैंने मेन एक्चुअल कितना कमाया। तो काउंट कर लो कितने सारे प्रॉफिट जो निकल कर आ गए। पहला प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन, दूसरा इबिट्टा, तीसरा EBIT, चौथा EBT और पांचवा अपने पास EAT। यहां भी कहानी खत्म नहीं होती। जब आपका प्रॉफिट आ जाता है तो आपको अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देना होता है, क्योंकि आपके शेयर होल्डर ने आपके बिजनेस में पैसा लगाया, तो अब आपको अपने उस शेयर होल्डर को क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड। डिविडेंड भी पहले आप प्रेफरेंस का दोगे और फिर आप किसका दोगे? इक्विटी। ये रीजन क्या है? जो आदमी आपकी कंपनी में प्रेफरेंस शेयर खरीद रहा है वो पैसा कमाने के लिए खरीद रहा है, लेकिन जो इक्विटी अपने पास लगा रहा है वो इक्विटी इसलिए लगा रहा है कि वो सारा रिस्क लेगा। इक्विटी को पेमेंट सबसे आखिरी में होती है। तो पहले प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे, फिर इक्विटी डिविडेंड देंगे, फिर भी कुछ बच गया तो इसको हम बोलते हैं अर्निंग्स लेफ्ट, मतलब आपके बिजनेस में इतनी अर्निंग्स आपकी बची है।
तो मोटा मोटा आपके बिजनेस में जो प्रॉफिट है वो 5 डिफरेंट एरियाज में डिवाइड होता है, और वो 5 डिफरेंट एरिया सीक्वेंस में चलेंगे। लेट्स से आज की तारीख में आप शार्क टैंक में चले गए पैसा उठाने के लिए, तो आपसे जो जज जो शार्क जो पूछ रहे हैं उसका जवाब सोच समझ के बताना है। मान लो मैं आपसे बोलूं कि आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं ये। मैंने आपसे पूछा आपका इबिट्टा मार्जिन कितना है, तो मैं आपसे ये चीज पूछ रहा हूं। मैंने आपसे पूछा कि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बना लेते हो, तो ये ईबीआईटी पूछा जा रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं घर में कितना बचता है, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं अर्निंग लेफ्ट। मैं आपसे पूछता हूं कि घर में कितना बचता है, मान लो शेयर होल्डर है ही नहीं, सारा इक्विटी आपके पास ही है। जब सारा इक्विटी आपके पास होगा तो फिर किसी को डिविडेंड देने की जरूरत तो है ही नहीं, तो फिर घर में कितना बचता है मैं ये पूछ रहा हूं ईएटी, क्योंकि फिर डिविडेंड का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। इसीलिए हर चैप्टर में ये इनकम स्टेटमेंट आनी आनी है। यू जस्ट नीड टू नो दीज थिंग्स, कौन सी चीज पहले माइनस होगी, फिर कौन सी माइनस होगी, एंड देन एंड सो फार, ऐसे ऐसे। क्योंकि सीक्वेंस अगर बदला, एक भी चीज चेंज हुई तो नीचे सब कुछ गलत हो जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंस तरीके से आ रहा है। अब नोट करो, लिखो इनकम स्टेटमेंट ऑफ कंपनी एज इट इज ऐसे। हर चैप्टर में आएगा ये, कोशिश करो कि सामने ध्यान दें और जो चीज अपने पास पहली है उसको थोड़ा रिकॉल करते हुए चलना साथ साथ। लिखे, इसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। ये किसी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। यहाँ पे डीए का मतलब डेप्रिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है। डेप्रिएशन टेंजिबल एसेट्स पे लगता है, अमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल एसेट्स पे लगता है। नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट जो अपने पास है, जो ये चीज है ये, इसको बोलते हैं जो कंट्रीब्यूशन है में, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। लिखा। मोहित, ये एफएम का इंट्रोडक्शन है। जो बच्चे लाइव में पूछ रहे हैं, ये कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है, हम एफएम के बेसिक कंसेप्ट को डील कर रहे हैं। हो गया? आओ, मुझे बताओ आपके हिसाब से धंधे में लोन ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? दिमाग लगाओ। आपके हिसाब से, अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो, तो आपके बिजनेस में लोन की मात्रा, लोन
क्वांटम ऑफ लोन, मतलब कि कर्जा ज्यादा होगा तो अच्छा होगा, कम होगा तो अच्छा होगा? सोचो। बट एमसीक्यू नहीं है बेटा, चार ऑप्शन में से एक नहीं चुनना, दो में से कोई एक चुनना है, सीधी सीधी सी बात है, तो बहुत इजी है। कम होगा तो अच्छा होगा। कितने बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर लोन कम होगा तो इट्स अ गुड थिंग? हाथ उठाओ। देखो घबराओ मत, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। और कितने बच्चे ये सोच रहे हैं सर लोन ज्यादा होगा तो बेहतर होगा? ठीक है, मतलब बाकी बच्चे जो है शायद सोच नहीं पा रहे अपने पास। बेटा हमारे पेपर में मे बी ऑप्शन नहीं है, या तो यस है या नो है, तो सोचना तो पड़ेगा। मैं एक फायदा बता दूं आपको, गलत जवाब देने वालों के फायदे ज्यादा होंगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि समझ में आएगा, जब गलती होती है वो दिमाग में याद रहती है। अगर आप यहां से अभी बाहर जाते हुए कहीं सीढ़ी पे गिर जाओ ना, आप जिंदगी भर इस सीढ़ी पे ना देख के चलोगे, आपको हमेशा यहाँ पे ध्यान रखा मैं यहाँ गिरा था। इसलिए ये चीज ध्यान रखना। और बड़ा सिंपल सा कोड है, मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ, अकल बादाम खाने से नहीं आती, धोखे खाने से आती है। तो जीवन में धोखे खाने के लिए दरवाजा हमेशा खोल के रखो, अच्छी बात है ये। अरे वो सब पुराना हो गया कि आप बादाम खाओगे और ये दिमाग तेज हो जाएगा, नहीं होने वाला वो। तो दिमाग से सोचो। मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल रखूंगा, मैं एक कंसेप्ट की तरफ मूव कर रहा हूं, जो आपका पहला चैप्टर है, थोड़ा गौर करना है इस चीज के ऊपर। आए देखें, एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम लोग। इस इनकम स्टेटमेंट को हम लोगों को ड्रॉ करना है, ठीक है। लिखें एग्जाम्पल, आओ लिखेंगे। केस नंबर वन, ये केस वन है, ये केस नंबर टू है। केस वन, केस टू। ओके। आओ, मान लो किसी कंपनी का सेल्स, मान लो किसी कंपनी का सेल्स 5 लाख है। मैं सारी फिगर इमेजिनरी ले रहा हूं कुछ समझाने के लिए, लिखते चलेंगे। किसी कंपनी की सेल्स 5 लाख है। ओके। आगे, मैंने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हटाई। मान लो किसी कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख है, तो कंट्रीब्यूशन निकल कर आ गया 4 लाख। ओके। माइनस करा फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट, लेट से किसी कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट है वो अपने पास 1,20,000 है, तो निकल कर आ गया ईबीआईटी 2,80,000। ठीक है। वैसे ये ईबीआईटी डीए होगा, मैंने इसको ईबीआईटी इसलिए लिखा है, मैं मान के चल रहा हूं कि मैंने फिक्स कॉस्ट में डेप्रिएशन को भी माइनस कर दिया है। क्योंकि अगर डेप्रिएशन भी माइनस हो गया है तो फिर ईबीआईटी डीए नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ईबीआईटी बचे। यहां देखो ऊपर, मैंने इस फिक्स कॉस्ट के साथ ही डेप्रिएशन को माइनस कर दिया, इन दोनों को एक साथ माइनस करा, तो अब जो बच के आएगा वो ये बच के आएगा। अब इबिट्टा नहीं बच के आएगा, क्या बच के आएगा, ईबीआईटी। ठीक है। केस नंबर टू, आओ। केस नंबर टू, सेल्स अभी भी सेम है, वही कंपनी है, सेल्स अभी भी सेम है, वेरिएबल कॉस्ट अभी भी सेम है, वेरिएबल कॉस्ट अभी भी सेम है। कंट्रीब्यूशन अपने पास जो आ गया वो आ गया 4 लाख। ओके। माइनस कर दिया हम लोगों ने अपनी फिक्स कॉस्ट, अगेन वही इंक्लूडिंग डेप्रिएशन, इंक्लूडिंग डेप्रिएशन। पहले 1,20 थी, फिक्स्ड है, अभी भी हम मान रहे हैं 1,20 ही है, तो यहां पर भी आपका जो ईबीआईटी है वो निकल कर आ गया 280। ठीक है, पूरा सेम चल रहा है, कोई चेंज नहीं है। अब हम माइनस कर रहे हैं यहां पे इंटरेस्ट, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस होता है। मान लो केस वन में मेरे पे कोई लोन है ही नहीं, नो लोन। जब मेरे पे कोई लोन नहीं है तो इंटरेस्ट भी कितना होगा, 0। तो ईबीटी निकल कर आ जाएगा 280। ये ठीक है। मान लो केस टू में मेरे पे लोन है, मैंने बाजार से लोन लिया हुआ है, लेट से, खाली ऐसे समझ लेते हैं, लेट से मैंने 5 लाख का लोन लिया हुआ है और 10% ब्याज पे लिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ इंटरेस्ट माइनस करूं तो ये 5 लाख का 10% इंटरेस्ट होगा, यानी 50,000 इंटरेस्ट होगा। ये ठीक है। माइनस करेंगे तो यहां पर ईबीटी निकल कर आ जाएगा 230। ये समझ आया? यहां इंटरेस्ट क्यों नहीं था कुछ, क्योंकि लोन ही नहीं था, वहां पे लोन था तो वहां पे इंटरेस्ट भी माइनस हो गया। अब ईबीटी में से हम माइनस करते हैं टैक्स,
मान लो देश में जो टैक्स सिस्टम चल रहा है, जस्ट अज्यूम कर लो, हालांकि ऐसा है नहीं, मान लो 10% टैक्स चल रहा है। नॉर्मली 30% होता है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। मान लो 10% टैक्स है, यहां भी 10%, यहां भी 10%। तो इस पे 10% लगेगा, इस पे भी 10% लगेगा। लगाओ 280 पे 10%, यह आ जाएगा 28। माइनस कर देंगे तो ईएटी निकल कर आ जाएगा 252,000। और इधर भी 10% लगेगा तो ये आ जाएगा 23। तो ये बच जाएगा 2,07,000। इसे बोलेंगे ईएटी। क्लियर? ज्यादा कोई दिक्कत? इस ईएटी को मैं डिवाइड कर रहा हूं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, कि मेरे धंधे में इक्विटी शेयर्स कितने हैं। यहां भी मैं डिवाइड कर रहा हूं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। ओके, मान लो, जस्ट इमेजिन कर लो कि मेरे धंधे में जो इक्विटी शेयर है वो 10,000 है, मान लो 10,000। क्लियर? अगर मैं टोटल अर्निंग जो कमाता हूं टैक्स के बाद वो 252 है, और मेरे पे टोटल नंबर ऑफ शेयर 10,000 है, 252 डिवाइड बाय 10, इसका मतलब हर शेयर पर मैं 2.52 या 25.52, हाँ 25.52 जो है वो कमाता हूँ। तो मेरा ईपीएस, ईपीएस मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे अर्निंग कितनी है वो निकल कर आ जाएगा। मैंने टोटल कमाया इतना, टोटल नंबर ऑफ शेयर मेरे पे इतने हैं, तो एक शेयर पे मैं इतने रुपए कमा रहा हूँ। ओके, इसी तरह से यहां पर भी जो नंबर ऑफ शेयर है वो 10,000 है, 10,000 है। तो यहां पर मैंने ईपीएस जो है वो कितना कमाया होगा, इधर भी ईपीएस जो मैंने इधर ईपीएस कमाया होगा वो कमाया होगा 20.7। तो यहां एक शेयर की अर्निंग हुई है 25.2, वहां एक शेयर की अर्निंग हुई है 20.7। ठीक है बॉस? कोई दिक्कत इसमें? पहले जो मैंने आपके सामने दोनों केस रखे हैं, जरा ध्यान से इन दोनों केस को ऑब्जर्व करना। इन दोनों केस में सिर्फ एक चीज का अंतर है, वो चीज क्या है? लोन। इधर लोन नहीं है, इधर लोन है। जब इधर लोन नहीं है तो ये डेटा बन रहा है, उधर लोन है तो ये डेटा बन रहा है। ठीक है, अब आपको मैं काम दे रहा हूं करने के लिए, अभी करना है आपने। आखिरी वाला, ये हमने जो टोटल अर्निंग कमाई है 252 कमाई है, ये ठीक है। मेरे पास 10,000 लोग हैं, तो मैंने एक के लिए कितना कमाया? अगर मैं टोटल 252 कमा रहा हूं, 10,000 लोग हैं, डिवाइड कर देंगे, तो मैंने एक के लिए 25.2 रुपए कमाए। ठीक है, सिमिलरली मैंने यहाँ 2,07,000 कमाए, 10,000 लोग हैं तो एक के लिए 20.7 का। ओके, अब आपने एक गेम खेलना है, जरा ध्यान देना क्या करना है। मैं केस 1 करके दिखा रहा हूं, आपने केस 2 करके दिखाना है। मैं केस नंबर 1 में अपनी सेल्स को 10% से बढ़ा रहा हूं। ध्यान देना, जो मेरी सेल है उसको मैं कितने परसेंट से बढ़ा रहा हूं? 10%। ठीक है, तो होगा क्या, लिखना मत, 2 मिनट समझ लेना, फिर आप उसका करके दिखाना। जो 5 लाख की सेल है वो 10% से बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 550। ये ठीक है। अब इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो, जब जब सेल्स में चेंज आता है तो वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंज आएगा ही आएगा। रीजन बीइंग वेरी सिंपल, तुम ज्यादा तब बेच पाओगे जब दुकान में ज्यादा माल रखोगे। भाई जब रखा ही नहीं तो कैसे ज्यादा बेच पाओगे? जैसे दिवाली के टाइम पे लोगों की सेल ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि दिवाली पे लोग सामान ज्यादा खरीदते हैं, इसलिए ज्यादा सेल होती है। पर खरीदेंगे ही नहीं तो बेचेंगे कैसे अपने पास? इसलिए अगर सेल 10% से बड़ी है, क्वेश्चन बताएगा नहीं, तुम्हें ध्यान रखना है कि वेरिएबल कॉस्ट भी कितने से बढ़ेगी? 10%। तो अगर ये 1 लाख था, अब ये कितना हो जाएगा? 1,10। अब बताओ, 550 में से 1,10 गया तो कॉन्ट्रीब्यूशन यहां कितना आ गया? 440। फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड है, नाम में ही लिखा है फिक्स्ड है, तो ये तो चेंज होगा नहीं। तो फिक्स कॉस्ट अभी भी 1,20 ही है। फिक्स कॉस्ट के नाम में ही लिखा है फिक्स्ड है, तो चेंज कैसे हो सकता है? माइनस करेंगे 440 में से 1,20, कितना आ गया? 3,20। लोन अभी भी कुछ नहीं है, इंटरेस्ट अभी भी कुछ नहीं है, अब ये 3,20 आ गया। 3,20 में से टैक्स चला गया 32, माइनस कर देंगे अपने पास, निकल कर आ जाएगा 288। और 288 में डिवाइड कर देंगे 10,000 शेयर से, तो अब की बार जो मेरी अर्निंग हो गई वो अर्निंग हो गई अपने पास 28.8। ये ठीक है। मुझे सेम काम इसका करके दिखाओ कि अगर यहां 10% सेल्स बढ़ जाए तो नीचे तक आंसर क्या आएगा। करो, कॉलम बना लेना, यहां पे लिखो सेल्स, फिर से यहां पे 10% से बढ़ रहा है। करो, इसको नोट कर लेना, और वहां पे सेल 10% से बढ़ा के दिखाओ। जगह नहीं है, कोई बात नहीं, नीचे कर लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है।
लेकिन सॉल्व करो, मुझे यहाँ पे एक एनालिसिस ड्रॉ करवानी है आपको। करें। ध्यान रखना, मैंने सिर्फ सेल्स को चेंज किया है और किसी को नहीं। सेल चेंज होने से वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो गई, ये कॉन्सिक्वेंस है। बाकी सब कुछ सेम चल रहा है, फिक्स कॉस्ट सेम था। अब ईबीआईटी में से इंटरेस्ट तो कुछ था ही नहीं। अब टैक्स जैसे पहले ईबीटी पे लगा था, ऐसे यहाँ भी ईबीटी पे लगेगा। तो ये ईएटी आया, डिवाइड करा, ये आंसर आ गया। सेम काम जब आप अपना यहाँ पे करोगे इस तरफ पे, तो यहाँ भी सेल आपने 10% से बढ़ाई, अब ये 550 है। अगर ये 10% से बड़ा है तो ये भी 10% से बढ़ेगा, 110। फिर से कॉन्ट्रीब्यूशन 440 आएगा। फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है तो बराबर ही है। नीचे अपने पास जो ये निकल कर आ जाएगा 320। अब 320 में से इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, वो अभी भी 50 रहेगा, क्योंकि लोन तो 50 का ही है, 5 लाख का ही है। 320 में से 50 गया तो ये कितना आ जाएगा, 270। अब 270 पे 10% टैक्स तो 27, तो ये निकल कर आ जाएगा 243। और 243 डिवाइड बाय 10,000 कर देंगे तो आज की डेट में जो हमने अर्निंग कमाई है वो कमाई है 24.3 रुपए। हाँ, टैक्स कभी चेंज नहीं होता ना। टैक्स सेम मतलब कि रेट सेम रहेगा, वैल्यू सेम नहीं रहेगी। पहले 10% इस पे लगा था, ये 230 पे 10% 23, तो अब 270 पे 10% 27 लगेगा। इंटरेस्ट भी अपने पास सेम रहेगा, क्योंकि अपने पास ये 5 लाख का लोन है, लोन तुमने ज्यादा लिया नहीं। तो जो इंटरेस्ट पहले था 50, वो इंटरेस्ट 50 अभी रहेगा। तो हमने एक एलिमेंट लिया है विदाउट लोन, और हमने एक एलिमेंट लिया है विद लोन। विदाउट लोन में हमने सेल को 10% से बढ़ा के देखा, विद लोन में हमने सेल को 10% से बढ़ा के देखा। लिखा सबने? हो गया? जरा गौर करना सामने जो मैं बोल रहा हूं। हम चैप्टर के क्रक्स की तरफ आ रहे हैं, कुछ समझना चाह रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है? आपका ध्यान सिर्फ वही हो जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं, गौर करना मेरी बात पे। ये 5 लाख को बढ़ा के मैंने 550 कर दिया। मतलब अगर मेरे धंधे में सेल 10% से बढ़ जाए तो मेरा निकलने वाला प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब ये जो ईपीएस है मेरा, मतलब हर शेयर की जो अर्निंग है, ये जब सेल मेरी नॉर्मल थी तब 25.2 था। जब सेल 10% से बढ़ गई तो ये कितना हो गया, 28.8। क्लियर? ध्यान देना जरा जो मैं बोल रहा हूं, गौर करना। सेल बढ़ी कितने परसेंट से, 10%। तो कायदे से ईपीएस जो मेरी अर्निंग है वो भी कितने परसेंट से बढ़ना चाहिए, 10। पर ध्यान से देखो, 10% से नहीं बढ़ रहा, गौर करना जरा। 25.2 पहले था। अगर मैं इसमें 10% ऑफ 25.2 जोड़ूं तो बताओ 25.2 का 10% मतलब 2.52 हो जाएगा। जो मैं बोल रहा हूं ध्यान दीजिएगा, सेल तो 10% से बढ़ाई, पर अगर मैं ईपीएस को भी 10% से बढ़ाऊं तो कितना हो रहा है, तो ये 25.2 प्लस 2.52 हो जाएगा। रफ में जाकर अगर हम इसको प्लस करें, ये वैल्यू आ जाएगी 27.72। इसका मतलब मेरा ईपीएस जो बढ़ के होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था, 27.72।
पर ध्यान से देखो, ये 27.72 नहीं हो रहा, ये कितना हो रहा है, 28.8। तो जो मैं लिख रहा हूं उसे कनेक्ट करिएगा। जब मैंने सेल्स को 10% से बढ़ाया, तो जो मेरा ईपीएस है वो 10% से नहीं, ज्यादा परसेंटेज से बढ़ा। ज्यादा परसेंटेज समझो क्यों, क्योंकि अगर 10% से बड़ा होता तो कितना आना चाहिए था, 27.72, पर उतना नहीं आ रहा। कितना आ रहा है, 28.8 आ रहा है। इसका मतलब जो मेरा ईपीएस बढ़ा वो मोर देन 10% से बढ़ा है, 10% से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा है। ये क्यों हो पाया, ये हो पाया ड्यू टू दिस फिक्स कॉस्ट। जहां आम आदमी धंधे में ये सोचता है कि मेरी फिक्स कॉस्ट अगर होगी तो मेरे ऊपर बर्डन पड़ा रहेगा, मुझे टेंशन होगी, मैं खर्चा कैसे पे करूंगा। रियल में वो फिक्स कॉस्ट आपको हेल्प करती है प्रॉफिट को ज्यादा मात्रा से बढ़ाने में। मतलब फिक्स कॉस्ट एक तरह की तलवार है, जो आप अपने ऊपर टांगोगे तो आप ज्यादा तेजी से रन करोगे। जैसे घर वाले क्या कहते हैं कि अपने आप को आप कंफर्ट जोन से बाहर निकालो। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर जाओगे तो प्रोग्रेस जल्दी होगी। सेम चीज यहां पे, इफ यू टेक मच मोर फिक्स कॉस्ट देन द रिलेटिव आउटपुट एज कंपेयर टू सेल्स वो थोड़ा ज्यादा होगा ईपीएस के अंदर। रीजन बिंग वेरी सिंपल, सेल 10% से बढ़ाओगे तो ईपीएस थोड़ी सी ज्यादा से बढ़ेगी। मान लो अगर मैं फिक्स कॉस्ट को चेंज कर दूं कुछ ज्यादा ही लेवल से, ध्यान देना, कुछ और बहुत ज्यादा लेवल से। ये देखो, पहले यहां पे सेल थी 5, यहां कितनी हो गई 550। अभी भी सेल कितने परसेंट से बढ़ रही है, 10%। पर यहां पर अपने पास जो है लोन की फिक्स कॉस्ट भी है। ये देखो, ये लोन की फिक्स कॉस्ट भी है। इसका मतलब इधर लोन की फिक्स कॉस्ट नहीं थी, इधर सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट कौन सी थी, नॉर्मल फिक्स कॉस्ट। यहां पे नॉर्मल फिक्स कॉस्ट के साथ साथ लोन की भी फिक्स कॉस्ट है। मतलब मैंने फिक्स कॉस्ट थोड़ी सी और बढ़ा दी। अब चेक करना, जो सेल्स के साथ साथ ईपीएस बढ़ रहा है वो कितने से बढ़ रहा है, देख के देखो। अगर ये 10% से बड़ा होता 20.7, तो ये 2.07 से बड़ा होता। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो ये हो जाएगा अपने पास 22.27, ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब 10% से बढ़ने के बाद ये होना चाहिए था, पर देखो फिर से ये कितना हो रहा है, 24.3 हो रहा है। इसका मतलब तुम अपने बिजनेस में अगर फिक्स कॉस्ट को लेकर आते हो तो तुम्हारा रिलेटिव शेयर प्रॉफिट का क्या होगा, ज्यादा बढ़ेगा। क्रक्स ये है, अगर किसी बिजनेस में फिक्स कॉस्ट नहीं है और किसी बिजनेस में फिक्स कॉस्ट है, अगर किसी बिजनेस में फिक्स कॉस्ट नहीं है तो जितने लेवल से सेल बढ़ेगी उतने लेवल से ही आपका ईपीएस बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं कहूं किसी बिजनेस में फिक्स कॉस्ट है, तो जितने लेवल से सेल्स बढ़ेगी उससे कई ज्यादा लेवल से ईपीएस क्या होगा, वो बढ़ेगा। अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है तो जो मेहनत आपने सेल बढ़ाने में करी उतना ही रिटर्न आपको मिलेगा। और अगर फिक्स कॉस्ट है, वर्ड सुनना मेरे, आप अगर थोड़ी सी भी सेल्स बढ़ा दोगे कई गुना ज्यादा आपका ईपीएस जो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब धंधे में फिक्स कॉस्ट होना एक अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। आज से पहले आप किसी भी आदमी से जाके पूछोगे ना कि यार अपने फिक्स एक्सपेंस हमें बढ़ाने चाहिए या कम करने चाहिए, तो आपको छूटते ही जवाब देगा कि भाई कम करने चाहिए यार, क्योंकि फिक्स एक्सपेंस कम करेंगे हाथ में पैसा ज्यादा बचेगा तो हम इन्वेस्ट कर पाएंगे। बट एफएम के अंदर सोचना थोड़ा अलग है। एफएम के अंदर अगर आपके पास फिक्स कॉस्ट नहीं है, मैं इस चीज को देसी भाषा में बोल रहा हूं, मेरी बात को और भरपूर तरीके से सुनना। अगर मेरे पे फिक्स कॉस्ट नहीं है तो मैं कहीं पे 100 रुपए इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे रिटर्न भी 100 रुपए मिलेगा। और अगर मेरे पे फिक्स कॉस्ट है, मैं कहीं 100 रुपए इन्वेस्ट करूंगा तो रिटर्न 100 नहीं, 110, 120, 140, मतलब 100 से तो ज्यादा ही मिलेगा अपने पास। तो बताओ धंधे में फिक्स कॉस्ट होना अच्छी बात हुई या धंधे में फिक्स कॉस्ट नहीं होना अच्छी बात हुई? होना अच्छी बात हुई। इसी बात को अगर मैं किसी और तरीके से लिखूं, दोबारा देखना, अगर आप अपने परसेंटेज बढ़ा दो एफर्ट्स में तो जाहिर सी बात है आपका जो रिजल्ट है वही बढ़ेगा। मैं आपसे कहता हूं आप घर में 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो आपका एक रिजल्ट आता है, अगर आप 4 घंटे पढ़ाई करोगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा। मतलब अगर आदमी अपनी मेहनत बढ़ा दे तो उसका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं हार्डवर्क, जो सच्चाई है, जो सालों साल से चला आ रहा है। मान लो अगर मैं आपसे ऐसा कहूं, थोड़ा कनेक्ट करना इस बात पे, मैंने कहा बेटा आप अपनी एफर्ट्स बढ़ा दो, लेकिन जो उससे आपका रिजल्ट बढ़ेगा वो हमेशा ज्यादा बढ़ेगा। कहने का मतलब अगर आपने अपने 10% एफर्ट बढ़ाए, मैं आपसे कह रहा हूं रिजल्ट आपका 30% बढ़ जाएगा। तो आप काम क्या करना चाहोगे, आप ये ऊपर वाला काम करना चाहोगे कि 10% मेहनत बढ़ा के 10% रिजल्ट बढ़ाना चाहोगे, या 10% मेहनत बढ़ा के आप 30% रिजल्ट बढ़ाना चाहोगे? ऑब्वियसली 30%। इसे बोलते हैं हार्ड एंड स्मार्ट वर्क।
कंपनी इस प्रोसेस को अच्छी तरह समझती है। ये ना बड़ी सिंपल सी पॉलिसी है, इस पॉलिसी को लीवरेज बोलते हैं। लीवरेज मतलब टू डू लिटिल एक्स्ट्रा एंड गेट मैग्नीफाइड रिजल्ट्स। हल्का सा कुछ एक्स्ट्रा करा, रिजल्ट ज्यादा आ गए। एग्जाम्पल, आपने 40 दिन तक अपने पास डेली एक्सरसाइज कर ली, डेली सिर्फ आपने आधा घंटा निकाल के डेली एक्सरसाइज कर ली, आपका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो थोड़ा सा आगे हो जाएगा। हो सकता है कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन और आगे चले जाए। मतलब यू आर डूइंग नॉट एनीथिंग मच मोर देन एक्सपेक्टेड, यू आर डूइंग जस्ट लिटिल थिंग्स, लेकिन उससे जो एफर्ट अपने पास आपको मिल रहा है वो तो इतना बढ़ गया, तो रिजल्ट उतना नहीं बढ़ेगा, रिजल्ट उससे बहुत ज्यादा बढ़ेगा। सेम चीज एफएम के अंदर होती है। एफएम के अंदर अगर आप अपनी फिक्स कॉस्ट की मात्रा को बढ़ाते हो तो आपके जो रिजल्ट्स बढ़ते हैं वो थोड़ी ज्यादा परसेंटेज से बढ़ते हैं। क्यों ऐसे बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास फिक्स कॉस्ट का लीवरेज आ जाता है। अगर आपके पास फिक्स कॉस्ट का लीवरेज नहीं होता तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके लिए एक नोट लिखेंगे कॉपीज में, जहां आपने ये इनकम स्टेटमेंट बनाई है उसी के नीचे नोट में लिखेंगे, विद 10% इंक्रीज इन सेल्स, with 10% increase in sales, our EPS increases by more than 10%। सिर्फ 10% सेल्स को बढ़ाने से हमारा जो EPS है वो बढ़ा तो सही, पर वो 10% से ज्यादा से बढ़ा। ये क्यों बढ़ा? दिस इज ड्यू टू presence of fixed cost, this is due to presence of fixed cost। धंधे में फिक्स कॉस्ट होने की वजह से ऐसा हुआ है। ओके, देयरफॉर एक क्रक्स आया, इफ फिक्स कॉस्ट इज मोर, अगर फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी, देन our percentage increase in EPS will always भी ज्यादा होगा परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स। आप अगर धंधे में अपनी फिक्स कॉस्ट को बढ़ाओगे तो आपकी जो अर्निंग है वो हमेशा ज्यादा बढ़ेगी एज कंपैरिजन टू आवर सेल्स। मतलब अगर आप बिक्री ज्यादा करोगे तो सेल्स ज्यादा होने से आपका जो EPS है वो भी ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, अगर ये 10% से बढ़ रहा है तो ये 10 से तो नहीं, ये थोड़ा और ज्यादा से बढ़ेगा। हो सकता है 12% से बढ़े, हो सकता है 13% से बढ़े, 15 से बढ़े, लेकिन बढ़ेगा ज्यादा। कितना ज्यादा ये नहीं पता, लेकिन बढ़ेगा ज्यादा। लेकिन ये सिर्फ कब हो पाएगा? जब हमारे बिजनेस में हमारे पास क्या होगा? फिक्स कॉस्ट। ओके, एक बार को इमेजिन करो, लिखा? आप लोग मत लिखना, सिर्फ मैं लिखूंगा, आप लोग मत लिखना, सिर्फ मैं लिखूंगा, सामने ध्यान देना, या ध्यान देना। मान लो यहां पे फिक्स कॉस्ट होती नहीं, जरा गौर करना। एक बारी को मान लो ये फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, ये है ही नहीं, ये जीरो है। अब जरा फिगर निकालते जाना, 4 लाख में से जीरो गया तो ये भी कितना आएगा? 4 लाख, और ये भी कितना आएगा अपने पास? 440। क्लियर? ये भी कितना आएगा? 4 लाख, ये भी कितना आएगा? 440। टैक्स बताना। अब 4 लाख का 10% कितना आएगा? 40, और 440 का 10% कितना आएगा? 44। 4 लाख में से 40 गया तो ये आएगा 360, और 440 में से 44 अपने पास जो वो चला गया तो ये अपने पास आ जाएगा 396। डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये आएगा 36, डिवाइड बाय ये 10 करेंगे तो ये आएगा 39.6। मेरी बातों को प्लीज एनालाइज करना। जब मैंने धंधे से फिक्स कॉस्ट हटा दी, जरा ध्यान लगाना, सेल कितने परसेंट से बढ़ी है? 10। जरा EPS देखना कितने परसेंट से बढ़ रहा है? पहले 36 था, अब 39.6 है। क्या आपको यह समझ में आता है कि अगर मैं 36 में 10% यानी 3.6 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 39%। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं, अगर मेरे बिजनेस में फिक्स कॉस्ट नहीं है तो तुम सेल 10% से बढ़ाओगे तो EPS भी कितने परसेंट से बढ़ेगा? 10%। बट अगर मेरे बिजनेस में फिक्स कॉस्ट होगी तो अगर मैं सेल 10% से बढ़ाऊंगा, EPS बढ़ेगा पर 10% से नहीं बढ़ेगा। कितने परसेंट से बढ़ेगा? थोड़ा ज्यादा। तो आपके बिजनेस में फिक्स कॉस्ट होना इज अ गुड थिंग, इट इज नॉट अ बैड थिंग, बिकॉज इट विल प्रोवाइड यू लीवरेज टू डू लिटिल एक्स्ट्रा एंड गेट मोर रिजल्ट्स। सेम चीज अगर मैं यहां पे करूं, इधर ध्यान देना, इस वाले एग्जांपल में भी अगर मैं अपनी फिक्स कॉस्ट हटा दूं, ये फिक्स कॉस्ट मैंने हटा दी, अगर मैं अपनी ये फिक्स कॉस्ट हटा दूं, फिर से आगे चेक करो, दोबारा चेक करेंगे अपने पास,
ये 4 लाख है, फिर से ये 4 लाख हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 440। सेम नीचे जाएगा, अभी भी आपका जो आंसर है वही आएगा 36, और क्या आ जाएगा 39.6। यानी आप अगर अपने बिजनेस में फिक्स कॉस्ट को बिल्कुल खत्म ही कर दो, मान लो आपने कोई खर्चा फिक्स एक्सपेंस करा ही नहीं है अपने पास, तो आपकी हल्की सी सेल्स बढ़ाने से आपका ईपीएस भी उतने से ही बढ़ेगा जितना आपने सेल्स बढ़ाई थी। अगर सेल 10% से बढ़ाई है तो ईपीएस भी कितने परसेंट से बढ़कर आएगा? 10%। पेपर में क्वेश्चन आएगा ऐसा, ध्यान देना, आपने बताना है इस क्वेश्चन का जवाब। मैंने लिखा विद 5% इंक्रीज इन सेल्स वी गेट 7% इंक्रीज इन प्रॉफिट। 5% सेल बढ़ाने से हमें 7% इंक्रीज इन प्रॉफिट मिला। प्रॉफिट मतलब ईपीएस। इस लाइन का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए कि बिजनेस हैज नो फिक्स कॉस्ट। क्या इसका मतलब यह है कि बिजनेस की कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है? डी बिजनेस हैज फिक्स कॉस्ट, या इसका मतलब यह है कि बिजनेस के पास फिक्स कॉस्ट है? दिमाग लगाओ, 5% सेल्स को बढ़ाने से प्रॉफिट 7% से बढ़ा है। मतलब सेल अगर 5% से बढ़ रही है तो प्रॉफिट 5 से नहीं, प्रॉफिट ज्यादा बढ़ा है। ये क्यों हो रहा होगा? क्योंकि बिजनेस के पास कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है इसलिए हो रहा होगा, या बिजनेस के पास फिक्स कॉस्ट है इसलिए हो रहा होगा? बिजनेस के पास फिक्स कॉस्ट है इसलिए हो रहा होगा, राइट? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। इसी क्वेश्चन के कॉन्टिन्यूएशन में है, ध्यान देना। विद 5% इंक्रीज इन सेल्स वी गेट, ध्यान देना, 6% इंक्रीज इन प्रॉफिट। पहले जो चीज 7% से बढ़ रही थी अब वो कितने परसेंट से बढ़ रही है? 6%। ये क्यों हुआ होगा? दिमाग लगाना, मैं ऑप्शन बोल रहा हूं। क्या बिजनेस ने फिक्स कॉस्ट बढ़ा दी होगी? क्या बिजनेस ने फिक्स कॉस्ट घटा दी होगी? क्या बिजनेस की फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रही होगी? दिमाग लगाना, दिमाग। पहले 5% सेल बढ़ने से 7% प्रॉफिट बढ़ रहा था, तो आपने जवाब दिया कि सर धंधे में फिक्स कॉस्ट होगी तभी ये पॉसिबल है। ये जवाब बिल्कुल ठीक है। अब उसी क्वेश्चन को मैंने आगे लिखा है कि जो पहले 5% बढ़ाने से 7% बढ़ रहा था, अब 7% नहीं बढ़ रहा, अब कितना परसेंट बढ़ रहा है? 6%। बताओ, अगर मैं फिक्स कॉस्ट को बढ़ाता तो वो 7% से ऊपर उठना चाहिए था ना, और ये तो 7% से नीचे गिर गया। इसका मतलब आपने अपने बिजनेस में फिक्स कॉस्ट को बढ़ाया नहीं होगा, आपने अपने बिजनेस में फिक्स कॉस्ट को क्या कर दिया होगा? रिड्यूस। तभी जो आपका ये आउटपुट है ये क्या हो रहा है आपके पास? रिड्यूस। बात समझ में आ रही है? मान लो अगर मैं ये लिखूं, विद 5% इंक्रीज इन सेल्स वी गेट 10% इंक्रीज इन प्रॉफिट। अब बताओ, जो पहले 7% था अब वो 7% से बढ़ के कितना परसेंट हो गया? 10%। इस केस में क्या मैंने अपनी फिक्स कॉस्ट को बढ़ाया होगा, क्या फिक्स कॉस्ट को घटाया होगा, या फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रही होगी? क्या हुआ होगा? ये बड़ा, ये सारा का सारा खेल ना एनालिसिस का चल रहा है, कि दिमाग में चल रहा है। मान लो अगर मैं आपसे ये कहूं, विद 5% इंक्रीज इन सेल्स वी गेट 5% इंक्रीज इन प्रॉफिट। ये हमारा ईपीएस है। 5% सेल बढ़ाने से 5% ही प्रॉफिट बढ़ रहा है। जो मैं ऑप्शन लिख रहा हूं आप मुझे बताना है इसमें क्या हुआ होगा। क्या फिक्स कॉस्ट बढ़ी होगी? क्या फिक्स कॉस्ट घटी होगी? क्या फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रही होगी? या फिक्स कॉस्ट जीरो हुई होगी? दिमाग लगाओ, कांस्टेंट और जीरो में फर्क है। कांस्टेंट मतलब जो पहले था वही अभी है, जीरो मतलब जो पहले था वो नहीं है। अब फिक्स कॉस्ट कितनी हो चुकी है? जीरो। बताओ, अगर 5% सेल्स बढ़ने से प्रॉफिट भी 5% से बढ़ रहा है, इसका मतलब आपने अपनी फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज किया होगा, क्योंकि अगर इंक्रीज करते तो ये रेट बढ़ना चाहिए था, डिक्रीज करते तो ये रेट घटना चाहिए था। और अगर मान लो ये अपने पास सेम है, सेम मतलब दोनों सेम है, तो दोनों सेम सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल हो सकता है, जब धंधे के पास कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं हो। जब धंधे के पास कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं होगी तो फिक्स कॉस्ट आपके पास कितनी हो जाएगी? जीरो। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? जीरो। तो आपको एनालिसिस करनी आनी चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन करोगे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कौन सा पॉइंट किस चीज को लीड आउट करेगा। अब ऑब्वियसली पेपर में हम इतना दिमाग तो लगाएंगे नहीं, तो पेपर के लिए की स्किल है, की स्किल लिख लें। ये लिखें की स्किल, एक तरफ लिखें फिक्स कॉस्ट, एक तरफ लिखें परसेंटेज, की स्किल परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और एक तरफ लिखें परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। ठीक है, आओ लिखो सबसे पहले
अगर फिक्स कॉस्ट अपने पास जीरो है, जीरो, अगर फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, तो बोलो जितने परसेंटेज से सेल बढ़ेगी उतने ही परसेंटेज से क्या बढ़ेगा, ईपीएस। मतलब ये दोनों बराबर होंगे, दोनों के दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, आओ ध्यान देना सेकंड पॉइंट। अगर हमने फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया, मतलब थोड़ा सा बढ़ा दिया, अब बताओ क्या परसेंटेज चेंज इन सेल परसेंटेज चेंज इन ईपीएस के बराबर आएगा, या परसेंटेज चेंज इन ईपीएस थोड़ा ज्यादा आएगा? तो अब की डेट में जो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस है वो ज्यादा आएगा परसेंटेज चेंज इन सेल से। ज्यादा मतलब कि अगर वो 10% चेंज हो रहा है तो वो 10 से तो नहीं होगा, 12 से, 15, 20, 25 से हो सकता है, 10 से नहीं होगा। मान लो अगर ऐसा हो जाए, फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज, अब बताओ अगर फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हो जाए तो जो परसेंटेज चेंज इन सेल्स है, क्या उससे ज्यादा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस आएगा या उससे कम आएगा? तो इस केस में ये ज्यादा हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। ओके, फोर्थ पॉइंट लास्ट, अगर फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है, अगर फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब ना बढ़ी ना घटी ना जीरो हुई, जो पहले थी वही है, तो इस केस में जो रिजल्ट पहले आ रहा होगा वही रिजल्ट अभी आ रहा होगा। अगर पहले रिजल्ट ये आ रहा था तो यही रिजल्ट अभी आ जाएगा, पहले रिजल्ट ये आ रहा था तो यही अभी आ जाएगा, और पहले रिजल्ट ये आ रहा था तो ये रिजल्ट अभी आ जाएगा। तो यहां पे लिखोगे सेम एज प्रीवियस रिजल्ट्स। अगर फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है तो वही रिजल्ट सामने आ जाएंगे जो रिजल्ट्स आपके पहले हो रहे थे। तो धंधे में फिक्स कॉस्ट की तरफ ध्यान अच्छा होना चाहिए। ओके, पक्का? अब आपने ये पढ़ा कि इसको बढ़ाने से फायदा होता है, पर ये भी नहीं कि बढ़ाते ही चले जाओ, इतना भी नहीं कि पता चले कंट्रोल ही नहीं हो रहा, कि तुम करे ही जा रहे हो। तुम अपनी कंपनी में काम करने की जगह 10 लोग ही तुमने 1000 लोग लगा दिए कि नहीं हमारी फिक्स कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगी तो हम प्रॉफिट ज्यादा बढ़ा लेंगे, इतना भी मत बढ़ा देना। मतलब रीजनेबल अमाउंट पे आप बढ़ाओगे, जो कंट्रोल है, तो उससे आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको कहते हैं अकाउंटिंग भाषा में बर्न आउट होना। आप ज्यादा मेहनत करोगे तो रिजल्ट ज्यादा आएगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत ही ज्यादा करते रहो, फिर बर्न आउट हो जाओगे, फिर पेपर में जो रिजल्ट पहले आना था वो भी नहीं आएगा अपने पास, पूरा का पूरा ही खत्म हो जाएगा। तो बढ़ाना है, और ये नहीं कि कितना भी बढ़ाना है, एक रीजनेबल अमाउंट तक बढ़ाना है। इसको नीचे कॉशन लिख के हाईलाइट कर दो, कॉशन मतलब वार्निंग, कॉशन मतलब वार्निंग। फिक्स कॉस्ट कैन इंक्रीज, इट्स अ गुड थिंग, बट इट शुड नॉट बी इंक्रीज्ड, it should not be increased at a very large scale। लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा से नहीं बढ़नी चाहिए। बढ़ा लो हल्का फुल्का, ठीक है। जहां लोन आपका पास 5 लाख का था, चलो आपने 1 लाख का लोन और ले लिया, समझ में आता है। और 5 लाख का लोन आपने पूरा 500 करोड़ का ही कर दिया, भाई ऐसा भी नहीं करना। कि तुम सोचो कि यार पूरा फिक्स कॉस्ट बढ़ाने से मेरे धंधे में 4 चांद लग जाएंगे, ऐसा भी नहीं है भाई। ठीक है, तो हल्का फुल्का आप एफर्ट लगाओगे तो उससे आपके पास रिजल्ट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो हमारे लिए जो हमारा फिक्स कॉस्ट है, इट इज अ लीवरेज, वो हमारा लीवरेज है। लीवरेज मतलब क्या है कि हमने हल्की सी मेहनत करी तो उससे हमारे पास रिजल्ट जो है थोड़े ज्यादा आ जाएंगे। ओके, आगे लिखें। थर्ड, इसी पॉइंट को डिफाइन करना है, लीवरेज को। लीवरेज, लास्ट पॉइंट जो आपने पहले लिखा था इससे ऊपर, उसमें आपने फाइनेंस लिखा था, मैनेजमेंट लिखा था, इनकम स्टेटमेंट लिखा था। अभी इसका थर्ड पॉइंट आ रहा है लीवरेज, फोर्थ पॉइंट, सॉरी फोर्थ पॉइंट आ रहा है लीवरेज। लीवरेज लिखें, लीवरेज इज अ बेनिफिट, बेनिफिट, लीवरेज इज अ बेनिफिट, ये एक फायदा है, फायदा, which is which is due to which is due to presence of
फिक्स कॉस्ट विच इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट इन अ बिजनेस। लीवरेज एक फायदा है जो कि इस वजह से हो रहा है क्योंकि बिजनेस में फिक्स कॉस्ट का प्रेजेंस है, जो कि बिजनेस में फिक्स कॉस्ट का प्रेजेंस है, इस वजह से हो रहा है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैं दो तीन एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो आपको बेहतर लगे आप वो एग्जाम्पल अपने दिमाग में याद रखना हमेशा के लिए, ठीक है। अब आपके टाइम पे आजकल कोई कुएं हैं नहीं। इमेजिन करो आप कुएं से पानी निकाल रहे हो, ठीक है। दो ऑप्शन है आपके पास, बताना आपके पास ज्यादा मेहनत आपको किस में लगेगी और कम मेहनत किस में लगेगी। एक ऑप्शन है कि कोई वहां पे कोई पुली नहीं है, कुछ नहीं है, आपने ही रस्सी उसके अंदर फेंकनी है बाल्टी लगा के और अपने आप जो है उसको खींचना है। एक रास्ता है कि वहां पे किसी ने पुली लगा दी है। पुली क्या चीज होती है कि रस्सी इसके थ्रू जाएगी। एक है कि ये पुली नहीं है, रस्सी डायरेक्ट जाएगी, ठीक है। ये आपके पास वेल है, ये आपके पास वेल है, इसमें रस्सी वाया पुली जा रही है, इसमें रस्सी बिना पुली के जा रही है। इमेजिन करो दोनों परिस्थिति, आप पानी निकाल रहे हो, ज्यादा मेहनत किस में करनी पड़ेगी? ज्यादा मेहनत लेफ्ट केस में या राइट केस में? राइट केस में मेहनत कम क्यों करनी पड़ेगी? पुली लगाने में पैसा लगेगा या नहीं लगेगा? अब ध्यान से इस बात को सोचो, हल्का सा पैसा लगाकर हमने अपना काम आसान कर दिया। क्या ये बात समझ में आई? तो बिजनेस में भी यही है, हल्का सा फिक्स कॉस्ट लगाकर आपके धंधे में जो आपके आउटपुट होते हैं वो क्या होते हैं? ज्यादा हो जाते हैं। तो यहां पे जो लीवर है वो ये लीवर है। इस लीवर से मिलने वाला बेनिफिट आपको क्या करेगा? लॉन्ग रन के लिए आपकी मेहनत को कम कर देगा। कोई और एग्जांपल देखो, पुराने टाइम पे सपोज करो ये एक स्टोन है, आप यहां खड़े हो, ऑप्शन नंबर ए, मैं कह रहा हूं बेटा इसको ना आगे पुश करना है। अब आप लगे पड़े हो, दोनों हाथों से धक्का लगाने में लगे पड़े हो खींच के कि भाई हम इसको अपने पास एक ही बारी में जो आगे ढकेल देंगे। दूसरा रास्ता, ये स्टोन अभी भी पड़ा हुआ है, इसको अभी भी आगे ढकेलना है। आप कहीं ढूंढ कर एक डंडा लेकर आए, आपने वो डंडा इस स्टोन के नीचे फंसाया और इस डंडे को यहां से नीचे खींचना शुरू किया। दिमाग लगाना, डंडा स्टोन के नीचे फंसा के आप डंडे को इस तरीके से खींच रहे हो, ऐसे। क्या स्टोन आगे यहां कम मेहनत के साथ जाएगा या यहां कम मेहनत के साथ जाएगा? कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो मेहनत कम कर देगा? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं हर एग्जाम्पल में एक चीज के ऊपर एम्फेसिस डाल रहा हूं, आई नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, बट विद दैट माई रिजल्ट विल बी मैग्निफाइड विद मच मोर आउटपुट। मैंने यहां पर जो लीवर यूज करा है वो ये लीवर यूज करा है। अगर मैं यहां पे लीवर यूज नहीं करता, मैं मेहनत करता रहता अपने पास, लेकिन जैसे ही मैंने यहां पे ये लीवर यूज करा, अब वो लीवर यूज करने से जो मेरा स्टोन है वो इजीली आगे चले जाएगा। एग्जाम्पल नंबर थर्ड जो आपने आज क्लास में पढ़ा, गौर करना। कंपनी अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहती है, लेकिन प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ज्यादा बेचना जरूरी है। तो कंपनी को यह समझ में आता है कि मैं सेल ज्यादा करूंगा तो ही मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा। पर कंपनी के दिमाग में एक गणित चल रहा है कि अगर मैं सेल को 10% से बढ़ाऊं तो यार मेरा प्रॉफिट भी अगर 10% से बढ़ेगा तो मेहनत करने का फायदा क्या हुआ? अगर 4 कदम चलकर आप सिर्फ 4 मीटर ही आगे जाओगे तो फिर आदमी सोचता है चलने का फायदा क्या अपने पास। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि सेल्स को सिर्फ 1% से बढ़ाओ, सिर्फ 1%, सिर्फ 1%, मतलब अगर आपने 100 यूनिट आज बेची है, कल आप 100 नहीं, कल आप 101 यूनिट बेचो, 1 यूनिट खाली एक्स्ट्रा बेचो, उस केस में जो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा वो आपका 1% से नहीं 5% से बढ़ सकता है। ये सिर्फ कब हो सकता है? यहां पे लीवर आपको क्या यूज करना पड़ेगा? फिक्स कॉस्ट। इसका मतलब इफ यू हैव समथिंग एक्स्ट्रा इन योर बिजनेस, जो लगाने में थोड़ा पैसा लगेगा पर उससे आपका जो काम है अपने पास वो क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर, जितनी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, जब कोई ट्रक से माल आता है तो वो गेट पे उतार दिया जाता है, यहां गेट पे। अब यहां से ना लेबर लगाए जाते हैं, ये लेबर इस माल को अपने सर पे रख के फैक्ट्री का जो स्टोर हाउस होता है वहां जाके रखते हैं। किसी दूसरे आदमी ने क्या करा, अभी भी वही फैक्ट्री है, गेट पे माल उतारा और उसने यहां पर एक रोबोटिक मैग्नेटिक टेप लगा दी है। उन्होंने अपने लेबर को बोला आप सिर्फ माल को यहां चढ़ा देना, ये अपने आप स्टोर हाउस में पहुंच जाएगा।
अब ध्यान लगाओ, मेहनत कम कहाँ करनी पड़ेगी, यहां मेहनत कम करनी पड़ेगी, यहां मेहनत कम करनी पड़ेगी। रीजन बीइंग थोड़ी इन्वेस्टमेंट लगेगी, अब फ्री में थोड़ा ना रोबोट आ जाएगा, थोड़ी इन्वेस्टमेंट लगेगी, पर उस थोड़ी इन्वेस्टमेंट को करने से आपके पास जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएंगे, ज्यादा। रिजल्ट ज्यादा क्यों हो जाएंगे, क्योंकि एफर्ट्स कम हो गए, और एफर्ट कम होने का मतलब है कम मेहनत के अंदर भी आपके पास उतनी ही मेहनत से रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। इसलिए धंधे के अंदर हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो हमारा लीवरेज है। इफ वी डू दिस देन वी विल बी गेटिंग मच मोर रिजल्ट्स, इफ वी डिडंट डू दिस, अगर हमने नहीं किया होता तो उससे बेहतर रिजल्ट हमारे पास इसको करने से आ जाए। लेकिन कॉशन ये है, वार्निंग ये है, ज्यादा भी मत लगा देना। ऐसा भी नहीं कि तुम फिक्स कॉस्ट लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, क्योंकि बहुत ज्यादा लगा दोगे तो रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। सपोज करो जैसे मैंने आपसे कहा पुली छोटी सी जरूरत है, आप आ गए अपने पास कोई ऐसी पुली उठा के जो बहुत ज्यादा बड़ी है, उसका अपना भार इतना ज्यादा, अब तुम उसमें लगे पड़े हो खींचने में अपने पास, तो मेहनत कम होने की जगह मेहनत आपकी बढ़ जाएगी। इसलिए फिक्स कॉस्ट की मात्रा को भी डिसाइड करना एक चैलेंज है, वो चैलेंज भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए फिक्स कॉस्ट को बढ़ाना है, पर इतना नहीं बढ़ा देना कि जिससे आपके पास जो मेहनत है वो कम होने की बजाय क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। जैसे दूसरे वाले एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे बात की थी इस लीवर की, तो ये लीवर का वेट स्टोन के वेट से कम होना चाहिए, तभी तो आप इसको खींच पाओगे। अब मान लो तुमको एक ऐसा डंडा उठा के ले आया भाई साहब जिसका खुद का वजन नहीं संभल रहा आपसे, तो उसकी मदद से आप अपने स्टोन को कैसे आगे ढकेलोगे। द पॉइंट इज यू कैन इंक्रीज फिक्स कॉस्ट बट यू कैन नॉट इंक्रीज इट एक्सपोनेंशियली, यू कैन इंक्रीज इट अप टू सर्टेन लेवल। ज्यादा बढ़ाने जाओगे देयर विल बी प्रॉब्लम, क्योंकि अगर किसी बिजनेस में बहुत ज्यादा लोन होगा तो कंपनी को एक बुरी नजर से देखा जाएगा कि इसने इतना सारा पैसा उठा रखा है, पता नहीं चुका भी पाएगी या नहीं चुका पाएगी। इसलिए ऐसे ध्यान रखना है। ओके, होमवर्क के लिए आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपने घर से करना है, लिख लें। ये डेटा है, इसको आपने घर से करना है। सेल 10 लाख है, सेल 10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 3 लाख, फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिएशन 2 लाख, टैक्स अपने पास 20%, टैक्स 20%, टैक्स मतलब दिया हुआ 20%। हमारे पास एक लोन भी है, ये लोन 10% ब्याज पे हमने उठाया है, इस लोन की कीमत जो है 5 लाख है, इस लोन की कीमत 5 लाख है। ओके, और आगे अपने पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया हुआ है 1 लाख, ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। निकालना क्या क्या है वो देखें। सबसे पहले आपने प्रिपेयर करना है एक इनकम स्टेटमेंट, इसकी मदद से इनकम स्टेटमेंट आपने वही सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन एंड नीचे तक। सेकंड, आपने दोबारा से इनकम स्टेटमेंट बनाना है, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 20%। अगर सेल्स 20% से बढ़ जाए आपने फिर से इनकम स्टेटमेंट बनानी है, मतलब वही सेम काम करना है जो पहले मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट बनवाई थी, फिर सेल्स बढ़ा के दिखाना है। ओके, थर्ड पॉइंट, कैलकुलेट, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज, चेंज मतलब अपने पास ये पूरा लिख लो, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस फ्रॉम 1 and 2। जब आपने फर्स्ट बनाया होगा उसमें भी ईपीएस आया होगा, जब आपने सेकंड बनाया होगा उसमें भी ईपीएस आया होगा, तो आपने निकालना है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस जो कितना है। एंड लास्ट फोर्थ, चेक, चेक क्या परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ज्यादा है परसेंटेज चेंज इन सेल से, ये आपने चेक करना है। इफ यस देन वाई। सोचो अगर ये होता है तो ये क्यों होगा। हमारा प्रॉफिट हमारी सेल से ज्यादा वैल्यू से बढ़ता है, सिर्फ कब बढ़ता है, किस रीजन की वजह से बढ़ता है, फिक्स कॉस्ट। तो आपका अगर ये आ रहा होगा ऐसा तो आप नीचे रीजन लिख कर आओगे कि हमारे धंधे में ये भी फिक्स कॉस्ट है और हमारे धंधे में एक लोन की भी फिक्स कॉस्ट है इंटरेस्ट की, क्योंकि ये दोनों हमारे पास है इसलिए ये चीज पॉसिबल है। तो फर्स्ट यू विल प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, देन इनकम स्टेटमेंट, देन आप परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकालोगे दोनों की मदद से, फर्स्ट एंड सेकंड की मदद से, एंड देन अपने पास जो है चेक करोगे आप कि ये ज्यादा आ रहा है या फिर ये कम आ रहा है। ओके, इतना अपने पास करना है। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में लेंगे, आपका अगला चैप्टर जो आने वाला है वो लीवरेज ही आने वाला है। जो पहला चैप्टर हम लोग अपना पढ़ेंगे, इतने टॉपिक को अपना पास रिवाइज कर लीजिएगा बेटा अच्छी तरह से, ठीक है।